हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगो ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, हमारा क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बिल्कुल ही धड़ाधड़ स्पीड में चल रहा है। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जिसका कोड है, सब जानते हो भाई, सब जानते हो उसका कोड क्या है। उसका कोड है कोड 165। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165, चैप्टर नंबर 10। जी हाँ, स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 ये हमारा चल रहा है। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स कर चुके हैं, चाहे वो रो हो, कॉलम्स हो, इंसर्टिंग डेटा इन अ सेल हो, इरेजिंग द डेटा फ्रॉम अ वर्कबुक, क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक, इंसर्टिंग न्यू सेल्स, न्यू रोज, न्यू कॉलम्स, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई थी हमारे फंक्शंस की। फंक्शन के बारे में हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जान लिया कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला। जी हाँ, पहले से क्रिएट किए गए कुछ फॉर्मूलाज जिनको हम डायरेक्टली अपनी करंट वर्कशीट में यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा फॉर्मूला फिर से लिखने का हेडेक अब चला गया। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपनी वर्कशीट्स में यूज करते हैं। तो ऐसे फॉर्मूलाज को, ऐसे कैलकुलेशंस को मैं पहले से ही कहीं डिजाइन करके रख लूं तो कितनी अच्छी बात है। बार बार अलग अलग वर्कबुक में, अलग अलग वर्कशीट में फिर से वही फॉर्मूला लिखना कितना ज्यादा टीडियस होगा, है ना। तो हम ऐसे फॉर्मूलाज को जिनको हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन योर कैल्क सॉफ्टवेयर, उन फॉर्मूलाज को मैंने एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करके रख लिया एंड दैट बिकम्स अ फंक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम यूजफुल फंक्शंस के पार्ट 2। हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जहां पे हमने फंक्शंस के बारे में जाना और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस इन कैल्क सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन दैट इज सम के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज बारी है काउंट फंक्शन की। किस फंक्शन की बारी है भाई? किस फंक्शन की बारी है? आज हम पढ़ने वाले हैं काउंट फंक्शन के बारे में। सम फंक्शन क्या होता है और एवरेज क्या होता है, ये बात हम जान चुके हैं। दोनों ही फंक्शंस हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है आपकी काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन क्या करता है, चलिए जाने। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स। काउंट फंक्शन क्या काउंट करता है? काउंट फंक्शन आपका काउंट करता है वो नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स जो कंटेन करते हैं नंबर्स। आपकी वर्कशीट में वो कितने सेल्स हैं जो नंबर्स को एज द डेटा वैल्यूज कंटेन करते हैं, उनको काउंट करता है। प्लस इट काउंट द नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। गिवन सेल रेफरेंसेस में कितने नंबर्स हैं उनको काउंट करता है। तो करता क्या है भैया? ये क्या करता है? क्या करता है काउंट फंक्शन दो चीजें करता है। काउंट फंक्शन दो चीजें करता है। सबसे पहला ये काउंट करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैज न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जो अपने साथ एक डेटा वैल्यू रखता है न्यूमरल को, ऐसे सेल्स जिसमें एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू होती है। क्या होता है? काउंट फंक्शन काउंट करता है उन नंबर ऑफ सेल्स को जो एक न्यूमेरल डेटा कंटेन करते हो, पहली चीज। सेकंड चीज ये क्या काउंट करता है? इट काउंट्स द नंबर्स। क्या काउंट करता है? ये काउंट करता है नंबर्स। किसके बीच में? इट काउंट्स द नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जितने भी हमने इनपुट दिए हुए हैं उन सारे के सारे इनपुट में से वो कौन से सेल्स हैं या कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो एक नंबर है। क्या है भाई? इट काउंट्स द नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इट काउंट्स द नंबर्स विद इन द सेल। एक सेल के अंदर कितने नंबर्स है ये भी ये काउंट करता है। तो दो चीजें काउंट करता है। सबसे पहला, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स ऐसे हैं जो अपने साथ, ये काउंट करता है द नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन्स द न्यूमेरिक डेटा। सबसे पहले ये काउंट करता है। सेकेंडली ये काउंट करता है कि किसी भी सेल के अंदर अगर एक न्यूमेरिक डेटा है तो वो कौन सा डेटा है। किसी भी सेल के अंदर अगर एक न्यूमेरिक डेटा है तो उसको काउंट करेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। Count can be used to get the number of entries in a number field in a range or array of numbers.
कोई भी रेंज दिया हुआ हो, कोई भी एरे दिया हुआ हो नंबर्स का, आपको मैक्सिमम ना एरे से डील कम करना पड़ेगा, आपको रेंज के बारे में ज्यादा यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे रेंज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम ऑफ केसेस में रेंज से ही डील करने वाले हो। या तो आप एक सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस से डील करेंगे या फिर आप रेंज से डील करेंगे। तो ये क्या करता है, द काउंट कैन बी यूज्ड टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड इन अ रेंज। एक रेंज के अंदर ऐसे सेल्स, एक रेंज के अंदर ऐसे सेल्स जो एक डेटा वैल्यू मतलब कि एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को कंटेन करते हैं, उनको ये काउंट करता है। इट कैन बी यूज्ड टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड इन अ रेंज। एक रेंज का ऐसा फील्ड, एक रेंज का ऐसा कॉलम जो एक नंबर कंटेन करता है, उसमें कितने नंबर्स हैं ये वो काउंट करता है। इट इज यूज्ड टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड इन अ रेंज और एरे ऑफ नंबर्स। ये चीज हम देखने वाले हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली जब हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे ना अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि एक सम फंक्शन या फिर एक एवरेज फंक्शन लिखा जाता था। क्या सिंटैक्स है भाई, क्या सिंटैक्स है, ये है इसका सिंटैक्स। काउंट पैरेंथेसिस एंड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। आप काउंट दीजिए, पैरेंथेसिस खोलिए और लिखिए उसमें लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब देखो इसमें जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है ये किसी भी टाइप का आर्गुमेंट हो सकता है। ये जो आर्गुमेंट है ये किसी भी टाइप का आर्गुमेंट हो सकता है। मतलब कि काउंट फंक्शन के अंदर भाई, काउंट फंक्शन के अंदर, काउंट फंक्शन के अंदर, काउंट फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, काउंट फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। याद रखिए जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स काउंट फंक्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसी भी टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कैसे कैसे टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं? दे कैन बी नंबर्स, दे कैन बी टेक्स्ट, दे कैन बी सेल रेफरेंसेस, दे कैन बी कांस्टेंट्स, दे कैन बी रेंजेस, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो काउंट फंक्शन के अंदर आप जितने भी पैरामीटर्स पास करते हैं, जितने भी आर्गुमेंट पास करते हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है, फर्स्ट थिंग। और ये रिटर्न क्या करता है, हमेशा एक नंबर ही रिटर्न करेगा एज द आउटपुट। ऑफ कोर्स फंक्शन क्या है भाई, काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन। और काउंट का मतलब क्या हुआ, काउंट करना। 1 2 3 4 5 काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? तो काउंट फंक्शन काउंट करता है द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं ऐसे जिसमें एक न्यूमरल डेटा वैल्यू है। ये सारी की सारी चीजें काउंट फंक्शन काउंट करता है, तो इसका आउटपुट भी एक नंबर ही तो होगा। इसमें आप लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स किसी भी डेटा टाइप का दे सकते हो। इसमें आप लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 देखने को मिल रही है। वैल्यू 1 वैल्यू 2 क्या है, ये है क्या, ये वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 क्या है? ये है आपके लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। और ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। लेकिन ये जो एंटायर काउंट फंक्शन है ना, ये जो एंटायर काउंट फंक्शन है, ये रिजल्ट क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स एनी नंबर एज द आउटपुट। क्लियर, क्लियर हुई ये बात? अगर ये बात क्लियर नहीं हुई है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ये चीज आपको क्लियर क्यों नहीं हुई, क्या ऐसी चीज है जो आपको इसमें समझ नहीं आई है? तो जाइए ना कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे कि हम आपसे बोल चुके हैं कि ये जो आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 दिख रही है, ये किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। ये किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये एक न्यूमरल ही हो। जैसे सम फंक्शन के अंदर, सम फंक्शन के अंदर चाहे आप एक नंबर दे रहे थे, चाहे आप वो सेल एड्रेसेस दे रहे थे जहां पे एक नंबर स्टोर्ड है एज द डेटा वैल्यू, ये कर रहे थे, लेकिन कोई भी वैल्यू थी वो अल्टीमेटली एक नंबर पर ही जाके रुक रही थी। क्यों? क्योंकि सम फंक्शन किसी नंबर के बीच में ही लग सकता है। नंबर्स को ही आप आड में समेशन करा सकते हो। यू कैन परफॉर्म समेशन, यू कैन परफॉर्म एडिशन बिटवीन 2 और मोर नंबर्स ओनली। टेक्स्ट के बीच में आप समेशन नहीं करा सकते, वो अलग ही फंक्शन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। मैं बात कर रही हूं यहाँ पे सम फंक्शन की। सम फंक्शन केवल और केवल कोई न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज के बीच में ही अप्लाई हो सकता है। आप सम फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर या तो डायरेक्टली नंबर दे दीजिए या फिर आप उन सेल एड्रेसेस को मेंशन कर दीजिए जिस पे एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू स्टोर्ड हो, या आप एक पूरी की पूरी रेंज भी दे सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया भाई। तो वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ डेटा बट ओनली नंबर्स आर काउंटेड। देख लो भैया, देख लो, देख लो, आ गया,
आया है कि नहीं आया है, जल्दी बता दो। आया है? आया है भाई? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है भाई, बिल्कुल आ गया है। नंबर्स ही तो काउंट हो रहे हैं। आप चाहे वैल्यू 1, आप चाहे इस वैल्यू 1 चाहे इस वैल्यू 2 को किसी भी डेटा टाइप का दे दीजिए, चाहे आप एक न्यूमेरिक दे दीजिए, टेक्स्ट दे दीजिए, सेल रेफरेंस दे दीजिए, रेंज दे दीजिए, एरे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए आप लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में, लेकिन वो सारे के सारे आर्गुमेंट्स में जितने नंबर आर्गुमेंट्स हैं, जितने भी नंबर आर्गुमेंट्स हैं, एक न्यूमेरिक डेटा है टोटली, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक ऐसे सेल का एड्रेस है जो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप को या एक न्यूमेरिक डेटा को एज अ डेटा वैल्यू स्टोर करे हुए है, तो उसको वो काउंट करेगा, बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। देख लो भाई, सो आर वैरायटी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ डेटा बट ओनली नंबर्स आर काउंटेड। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें से जितने नंबर आर्ग्यूमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होंगे। चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स, द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जब भी हम काउंट फंक्शन के अंदर, जब भी हम काउंट फंक्शन के अंदर, देखना भाई, देखो भाई, काउंट फंक्शन के अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, काउंट फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। काउंट फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन या डिवाइड कर सकते हैं। पहला काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड नॉन काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। वो कैसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो या वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दोज आर नोन एज द काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं पर काउंट फंक्शन उन्हें काउंट नहीं करेगा। ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको काउंट फंक्शन काउंट कर रहा है, दोज आर काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। कौन कौन से आते हैं भाई, कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो आप एक काउंट फंक्शन के अंदर देंगे, ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप काउंट फंक्शन के अंदर देंगे तो काउंट फंक्शन उनको काउंट जरूर से जरूर करेगा। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा नंबर्स ही, बिल्कुल सही बात है भैया, बाय डिफॉल्ट है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है एज दी आर्ग्यूमेंट, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे बात छिड़ी हुई है आर्ग्यूमेंट्स की। वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, अगर आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया काउंट 23, ठीक, काउंट 23, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर भाई, क्या होगा आंसर, द आंसर विल बी 1। क्यों होगा 1, क्यों होगा 1? मैम ये तो 23 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है ना, तो मैम इसको 23 रिटर्न करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि काउंट फंक्शन में मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया हो, क्या ऐसा जरूरी है कि मैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स ही पास करूं? नहीं, मैंने काउंट फंक्शन के अंदर कोई एक आर्गुमेंट दे दिया 23, इट्स अ नंबर, हम नंबर दे सकते हैं एज द आर्गुमेंट। तो इसने रिजल्ट में 1 क्यों रिटर्न किया? 1 इसने इसलिए रिटर्न किया क्योंकि काउंट फंक्शन ये काउंट करता है कि कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं। इस काउंट फंक्शन के अंदर हमने कोई एक नंबर दिया है और वो नंबर है 23। क्या है वो नंबर है 23। 23 नंबर्स नहीं है, समझो। 23 इज अ सिंगल नंबर विच इज टू बी काउंटेड, देयर आर नो 23 नंबर्स। हाँ, वही अगर मैंने इसको ऐसे दे दिया होता, वही अगर मैंने इसको ऐसे दे दिया होता, 23 कर दिया होता और फिर मैंने इसको किया होता 46 और फिर किया होता 32। अब बता दो भैया मुझे इसका आउटपुट, देखते हैं कितने लोग मुझे बता सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट। बताओ जल्दी से, क्या आउटपुट होगा भाई, क्या आउटपुट होगा इस फंक्शन का, क्या आउटपुट होगा? बादल अच्छा नहीं लग रहा है है ना? तो बताइए क्या आउटपुट होगा इस फंक्शन का? नंबर्स दिया है, काउंटिंग आर्गुमेंट है भाई, काउंटिंग आर्गुमेंट है, नंबर्स एक आर्गुमेंट हो सकता है, नंबर कैन बी एन आर्गुमेंट। हमें 3 नंबर्स दे दिए। What will be the result or what will be the output which will be resulted or which will be returned by the count function? काउंट फंक्शन क्या आउटपुट रिटर्न करेगा? जल्दी से, अगर आप मेरा पहला तर्क समझ चुके हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, जिनको भी ये बात समझ आ गई है बिल्कुल अभी धड़ाधड़ से बता दो भैया, धड़ाधड़ से बता दो, बिल्कुल बता दोगे भाई, बिल्कुल बता दोगे। क्या होगा, क्या होगा? ऑफकोर्स द आंसर विल बी 3। क्या होगा आंसर? 3। कि काउंट फंक्शन काउंट कर रहा है कितने नंबर्स भाई? 1 नंबर। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। मतलब कि कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं भाई,
3 नंबर्स हैं, तो काउंट फंक्शन के अंदर हमने 3 नंबर्स पास किए हैं। क्या पास किए हैं? आई हैव पास्ड 3 नंबर्स, सो द रिजल्ट विच विल बी रिटर्न्ड बाय दिस काउंट फंक्शन विल बी 3। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? तो मतलब कि अब मुझे लगता है कि आप काउंट फंक्शन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, चाहे फंक्शंस हो चाहे कोई भी हो, ये चीजें ना प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आती है। थ्योरेटिकली तो हम जो चीज पढ़ते हैं अच्छी बात है, थ्योरेटिकली हर एक चीज समझना इतना आसान नहीं होता। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं, लेकिन जहां थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन की बात आती है, वहां पे जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं करोगे ना, चीजें थोड़ी क्लियर नहीं होंगी। अब आपने एक एग्जाम्पल देख लिया, अब आपने प्रीवियसली जो भी अभी पढ़ा है मुझसे, वो सब आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वैसे हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल्स के तौर पे या एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम? ऐसे कौन से आर्गुमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं? तो हमने नंबर्स देखे, नंबर्स को हम काउंट कर सकते थे। हमने काउंट फंक्शन के अंदर 3 नंबर्स दिए थे, हमने उनको काउंट कर लिया और काउंट फंक्शन ने 3 रिटर्न कर दिया एज द आउटपुट। बहुत ही बढ़िया भाई। डेट्स हो गया भाई, दे इंटरनली ट्रांसलेट इनटू नंबर्स। ये क्या करता है? ये किसी भी डेट को ट्रांसलेट करता है इनटू अ नंबर। अगर किसी सेल के अंदर एक डेट दी हुई है, क्या दी हुई है भैया? क्या दी हुई है? सपोज करो वहां पे लिखा हुआ है 2023 0, चलो आज ही की डेट ले लें भाई, क्या आज ही की डेट ले लें या कल की डेट ले लेते हैं? चलो भाई, कल की डेट ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये मेरी एक डेट है, ये मेरी एक डेट है, ये मेरी एक डेट है, जो किसके अंदर है? जो किसके अंदर है? जो इस सेल के अंदर है। सपोज C3 सेल। मैम फिर से आपका C3 सेल आ गया। हाँ जी, क्या करूं, C3 सेल मुझे बहुत पसंद है। चलिए, C3 सेल के अंदर आप एक डेट लेकर आए हैं, ठीक है। तो काउंट फंक्शन अगर मैंने लिख दिया काउंट, और काउंट के अंदर अगर मैंने लिख दिया C3, क्या लिखा है? काउंट के अंदर मैंने लिख दिया C3, कोई नंबर नहीं दिया, मैंने यहां पे C3 दिया है। C3 इज द सेल एड्रेस, मैंने वो दे दिया। अब अगर मैंने यहां पे C3 दिया हुआ है, तो ये काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये काउंट फंक्शन देखेगा कि इस C3 के अंदर कौन सी डेटा वैल्यू है। कौन सी डेटा वैल्यू है भाई? कौन सी डेटा वैल्यू है? इस C3 के अंदर है एक डेट डेटा वैल्यू। कौन सी डेटा वैल्यू है? इस C3 के अंदर है एक डेट वैल्यू, एक डेट डेटा वैल्यू इसके अंदर है, और ये काउंट करेगा कि हाँ, C3 के अंदर एक डेट डेटा वैल्यू है। ये क्या करेगा? ये इस डेट को इंटरनली ट्रांसलेट कर देगा इनटू अ नंबर। ये इस डेट को नंबर में ट्रांसलेट कर देगा और रिटर्न करेगा ई आउटपुट, दैट इज 1। क्लियर हुआ कि एक डेट दी हुई है और उस डेट को इसने इंटरनली नंबर में कन्वर्ट किया और रिटर्न किया एज दी 1। अब आप कहेंगे कि मैम ये आपको पूरी डेट दी हुई थी, अगर इस डेट को इसने नंबर में कन्वर्ट किया है तो इनको काउंट करने पे 1 कैसे आएगा? ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है। चलिए, अब बात करेंगे लॉजिकल वैल्यूज की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एक लॉजिकल वैल्यू की। अगर किसी सेल के अंदर ट्रू या फॉल्स दिया हुआ है, किसी भी सेल के अंदर अगर ट्रू या फॉल्स डेटा वैल्यू दी हुई है, तो उस डेटा वैल्यू को भी काउंट किया जाएगा एज द सिंगल नंबर। चाहे डेट दी हुई हो, चाहे ट्रू फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज दी हो, इन सारी की सारी वैल्यूज को एक काउंट फंक्शन काउंट करता है। और अगर काउंट कर रहा है, मतलब कि वो डेट को इंटरनली एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, लॉजिकल वैल्यूज जैसे ट्रू और फॉल्स को भी एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। और कौन सा नंबर में कन्वर्ट कर रहा है ट्रू और फॉल्स को भाई? जल्दी बता दें। हाँ जी मैम, बिल्कुल बता दीजिए। ट्रू को वो इंटरनली ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक नंबर है, इसे काउंट कर लेगा। फॉल्स को वो इंटरनली 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक नंबर है, इसे वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो एक लॉजिकल वैल्यू हुआ, एक डेट हुआ, और नंबर्स तो नंबर्स होते ही होते हैं। तो एक काउंट फंक्शन जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम XYZ अमाउंट ऑफ आर्गुमेंट्स पास करा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन आर्गुमेंट्स को काउंट करेगा जो कि एक नंबर हो, पहली चीज। दूसरा, जो ऐसे सेल एड्रेसेस हो जिसमें कोई नंबर हो सकता है या कोई डेट हो सकती है।
तीसरा, ऐसे सेल एड्रेसेस या ऐसे रेंज जिसमें एक लॉजिकल वैल्यू है। इन तीन चीजों को वो एज काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स मानता है। इनके अलावा अगर आप कोई एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराते हो तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। और वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो अगर पास कराए जाएं काउंट फंक्शन के अंदर, सो दे विल बी ट्रीटेड एज दी नॉन काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट्स भाई? कौन से आर्ग्यूमेंट्स भाई? ये होते हैं हमारे नॉन काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं भैया? कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? ये होते हैं आपके नॉन काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। नॉन काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स। चलिए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बताइए, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बता सकते हो आप भाई, बिल्कुल बता सकते हो। क्या होते हैं हमारे नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट्स? नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट्स कैन बी एनी टेक्स्ट एंट्रीज। कोई भी टेक्स्ट एंट्री एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं हो सकता। एक डेट एक नंबर की तरह ट्रीट हो सकता है। एक लॉजिकल वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स एक नंबर की तरह ट्रीट हो सकता है। और नंबर तो नंबर होता ही होता है। लेकिन कोई भी टेक्स्ट एंट्री किसी भी सेल के अंदर अगर एक टेक्स्ट एंट्री है तो वो नॉन काउंटेबल है बाय दी काउंट फंक्शन। किस फंक्शन के लिए? काउंट फंक्शन के लिए। देख लीजिए जल्दी से, टेक्स्ट एंट्रीज आर इग्नोर्ड इवन इफ द टेक्स्ट एंट्री कंटेन्स अ नंबर। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि इसमें लिखा हुआ हो आपका मैग्नेट, टेक्स्ट एंट्री है, इसमें लिखा हुआ हो आपका मैग्नेट। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कह दिया हो कि भैया काउंट फंक्शन है और काउंट फंक्शन रिटर्न करेगा क्या? काउंट फंक्शन को काउंट करा दो C3 को। काउंट फंक्शन के अंदर मैंने पास किया है C3 सेल एड्रेस को एज द आर्गुमेंट। क्या पास किया है मैंने? काउंट फंक्शन के अंदर C3 सेल को, C3 सेल मतलब कि C3 सेल में जो डेटा स्टोर्ड है उसको काउंट कराने की कोशिश की है। लेकिन C3 सेल के अंदर एक टेक्स्ट डेटा है भाई। कौन सा डेटा है? इसके अंदर एक टेक्स्ट डेटा है। और क्योंकि इसके अंदर एक टेक्स्ट डेटा है तो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा भैया? काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? जल्दी बताओ भाई, क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? आप बताइए मुझे। ऐसे सिनेरियो में ये जो काउंट फंक्शन है वो दो में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। पहला 0, और या तो ये रिटर्न करेगा या फिर ये रिटर्न करेगा। जल्दी बता दो, जल्दी से जाओ भैया कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ऐसे सिनेरियो में जहां पे मैंने काउंट फंक्शन के अंदर उस आर्गुमेंट को पास किया है जो एक टेक्स्ट वैल्यू को कंटेन करता है, तो ऐसे सिनेरियो में काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? विल इट रिटर्न 0 और द एरर? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपके हिसाब से क्या होगा, 0 होगा या फिर होगा एरर। चलिए, ये क्वेश्चन मैं यहीं लिखा रहने देती हूं और मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इतना मत समझिए कि C3 दिया हुआ है, C3 के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड दी हुई है, एक टेक्स्ट डेटा दिया हुआ है, और हम सब जानते हैं कि टेक्स्ट डेटा होता है एक नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट। कैसा आर्गुमेंट होता है भाई? कैसा आर्गुमेंट होता है? ये होता है एक नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट, मतलब कि इसको काउंट नहीं किया जाएगा, टेक्स्ट एंट्रीज आर इग्नोर्ड इवन इफ द टेक्स्ट एंट्री कंटेन्स अ नंबर। अगर कोई भी एक टेक्स्ट एंट्री है तो हम उसके लिए उसको इग्नोर कर देंगे। कैल्क फंक्शन उसे इग्नोर कर देगा। हम कौन होते हैं इग्नोर करने वाले? जी हाँ, कैल्क सॉफ्टवेयर में जो काउंट फंक्शन है वो इसे इग्नोर कर देगा, इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा। चलिए ठीक है, इग्नोर कर दिया, अच्छी बात है, ये आप मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब भैया इग्नोर कर दिया है और अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब तो इसमें दो नंबर्स हैं कि नहीं है? जल्दी बताओ, है कि नहीं है? है ना? तो क्या अब इसको काउंट करेगा? देखिए भाई, टेक्स्ट एंट्रीज आर इग्नोर्ड इवन इफ द टेक्स्ट एंट्री कंटेन्स अ नंबर। कहने को अगर टेक्स्ट एंट्री एक नंबर भी कंटेन करती है, तब भी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट के अंदर ही आता है। अब 12 एक नंबर की तरह ट्रीट ना होकर एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होगा। किसकी तरह ट्रीट होगा? एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। हाँ जी,
हाँ जी, तो स्ट्रिंग है क्या? क्या ये स्ट्रिंग है? हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रिंग है। तो ये हमको दिया हुआ है एक स्ट्रिंग। ये है एक स्ट्रिंग वैल्यू मैग्नेट 12 जिसको मैंने एज डेटा वैल्यू डाला है C3 सेल के अंदर। चलिए ठीक है, हमने डाल दिया। अब सबसे पहले तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था, मैंने क्या क्वेश्चन पुट अप किया था आपसे? मैंने आपसे पूछा था कि अगर सपोज कीजिए C3 सेल के अंदर मैग्नेट एक आपको दिया हुआ है टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, फिर आपने इस C3 पे लगाया है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन लगाने के बाद आपका क्या आंसर आएगा? विल इट डिस्प्ले 0 या फिर वो डिस्प्ले करेगा एरर? अगर आपने कमेंट सेक्शन में डाला है कि ये 0 है या एरर, बहुत ही अच्छे, मुझे जैसे ही पता चलेगा, मैं जैसे ही कमेंट सेक्शन यहाँ पे चेक करूंगी, मैं उस बच्चे का नाम लूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल लेने वाली हूं जिस बच्चे ने सही आंसर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द फर्स्ट स्टूडेंट हु हैज आंसर्ड इट करेक्टली, उसका नाम मैं शाउट आउट करूंगी। चलिए देखिए, करेक्ट आंसर इज, इसका आउटपुट भैया एक ही होगा। कौन सा आउटपुट होगा? इट विल रिटर्न 0। एरर ये नहीं देगा। एरर ये क्यों नहीं देगा? एरर ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि एरर सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में आती है अगर आपने सिंटैक्स गलत लिखा हुआ हो। आपने सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, काउंट फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट ले रहा है, तो एरर तो नहीं आएगा। लेकिन नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट्स जैसे कि एक टेक्स्ट डेटा एक नॉन काउंटिंग आर्गुमेंट होता है जिसका काउंट होता है 0। तो अगर आप किसी भी सेल के अंदर एक टेक्स्ट डेटा देते हैं और उस सेल एड्रेस को एज द आर्गुमेंट पास कराते हैं, किसके अंदर भाई? किसके अंदर? काउंट फंक्शन के अंदर। अगर काउंट फंक्शन के अंदर अगर आपने इसको एज एन आर्गुमेंट पास कराया है, तो आपका जो रिजल्ट होगा, जिस सेल के अंदर आपने एक काउंट फंक्शन लगाया और उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने इस सेल को पास कराया है एज द आर्गुमेंट, तो इसका जो काउंट निकलेगा वो निकलेगा आपका 0। पहला चीज। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था अभी? दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मैंने इस टेक्स्ट डेटा में कहीं दो न्यूमेरिक वैल्यूज या कोई एक भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी, ठीक है मैम, डाल दी है, तो क्या अब जब मैंने ये काउंट फंक्शन लगाया, तो इस काउंट फंक्शन में C3 जो हमारा सेल है, अब क्या उस सेल के डेटा में जितना नंबर्स है उनको काउंट कर लिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तब भी आपका रिजल्ट 0 ही होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ये जो आपको 1 2 दिख रहा है, अब आपको ये जो 12 दिख रहा है, ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है। तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी भी सेल के अंदर अगर एक टेक्स्ट वैल्यू है और काउंट फंक्शन में मैं उस सेल एड्रेस को एज पास कराती हूं एज आर्गुमेंट्स, या तो मैं उस सेल एड्रेस को पास कराऊं एज द आर्गुमेंट, या फिर अगर डायरेक्टली मैं उस टेक्स्ट को भी अगर पास करा दूं एज द आर्गुमेंट, उस टेक्स्ट को भी अगर मैं पास करा दूं, क्या करा दूं भाई? उस टेक्स्ट को भी अगर मैं पास करा दूं एज द आर्गुमेंट, करा सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि इसको पहले मैं एक सेल में डालूं, एक सेल में एज अ डेटा वैल्यू डालूं, उसी के बाद उस सेल एड्रेस को मैं पास करा सकती हूं। नहीं, आप डायरेक्टली भी किसी टेक्स्ट वैल्यू को या नंबर वैल्यू को पास करा सकते हैं एज द आर्गुमेंट। आपने यहां पे पास कराया, इसका आउटपुट क्या होगा जानते हो भाई? जानते हो इसका आउटपुट सिर्फ एक होगा, 0, क्योंकि काउंट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को नहीं काउंट करता। और तो और अगर आपने ऐसा भी कर दिया ना, मैग्नेट 12 अगर ये भी कर दिया ना, ये करने के बाद भी आपका आउटपुट 0 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ये जो 1 और 2 या फिर 12 कह लीजिए या फिर 1 और 2 कह लीजिए, ये अब एक स्ट्रिंग का पार्ट हो गया है। किसका पार्ट हो गया है? ये अब एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ये एक टेक्स्ट का पार्ट है, क्योंकि इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एम्बेड कर दिया है। और कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो एक अल्फाबेट हो या आपका नंबर्स हो या कोई स्पेशल सिंबल हो, वो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एम्बेड हो गया तो वो एक स्ट्रिंग का पार्ट हो जाता है। और क्योंकि वो एक स्ट्रिंग का पार्ट हो गया है, तो 1 2 इज नो लॉन्गर द 12 नंबर। इसका जो वैल्यू था, जो इसका न्यूमेरिक बेस था, अब वो नहीं कंसिडर होगा। क्लियर हुई? तो काउंट फंक्शन क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट एंट्री को बिल्कुल अपने तरीके से काउंट नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है।
Any text entries are ignored even if the text entry contains a number. अगर एक text entry में number भी आ गया है ना, अगर एक text entry में, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, अगर एक टेक्स्ट एंट्री में एक नंबर भी आ गया है तब भी वो एक टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. इट विल नॉट बी काउंटेड बाय द काउंट फंक्शन. क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दो काउंट फंक्शन किन नंबर्स को या किन आर्ग्यूमेंट्स को काउंट करता है और किन आर्ग्यूमेंट्स को काउंट नहीं करता है. चलिए भाई, क्लियर हो गई ये बात? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. गिवन अ रेंज, ये एक रेंज हमको दी हुई है, ये एक रेंज हमको दी हुई है. सपोज ये हमको एक रेंज दी हुई है B3:H3. क्या रेंज दी हुई है भैया? हमको रेंज दी हुई है B3:H3. चलिए ठीक है, बढ़िया बात है. B3:H3 हमको रेंज दी हुई है, मतलब कि B3 से चलिए और H3 तक जाइए. दिख गया? दिख गया? B3 से हम चलेंगे और H3 तक जाएंगे, मतलब कि ये वैल्यूज. ठीक है मैम, ये वैल्यूज हमको दिख गई. अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ये वैल्यूज हैं, ये वाली. ठीक है, अब करिए. अब आपको बोला गया है कि आपको काउंट करना है. क्या करना है? काउंट करना है. आपने काउंट फंक्शन लगाया, आपने काउंट फंक्शन लगाया. काउंट कर दो भैया. एक रेंज दे दी है एज द आर्गुमेंट. आपने इस रेंज को एज द आर्गुमेंट पास करा दिया है काउंट फंक्शन के अंदर. किसके अंदर? ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, ये रेंज दिख रही है B3 से लेके H3 सेल तक. ये एक रेंज है जिसको आपने पास किया है एज द आर्गुमेंट इनसाइड द काउंट फंक्शन. ठीक है मैम, बात समझ आ गई है. अब देखो भाई, B3 से लेके H3 के बीच में बहुत सारे सेल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और हर सेल में अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यू हो सकती है. तो अब ये काउंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स. क्या काउंट करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन काउंट करेगा क्या? ये पूरा फंक्शन आपका काउंट करने वाला है. इट विल काउंट द number of cells. क्या भाई? It will count the number of cells. It will count the number of cells that contains, वो सेल्स जो कंटेन करते हैं, ऐसे सेल्स जो कंटेन करते हैं. क्या भाई? क्या कंटेन करते हैं? हम सब जानते हैं क्या कंटेन करते हैं. वो सेल्स जो कंटेन करते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू. भैया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. समझदार होते जा रहे हो तुम सब, बिल्कुल समझदार होते जा रहे हो. बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे. तो मतलब उन सेल्स को काउंट किया जाएगा B3 सेल से लेके H3 सेल के बीच में. B3 सेल से लेके H3 सेल के बीच में उन सेल्स को काउंट किया जाएगा जो सेल्स एक इंटीजर या फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करते हैं या रखते हैं अपने पास. चलिए देखें, फिर देख लेते हैं B3 से लेके H3 के बीच में वो कौन से सेल्स हैं जिनको काउंट किया जाएगा एज द एक्चुअल आर्गुमेंट्स. चलो भाई, अब आई बात, पहले आएगी, हम बात करते हैं B3 से. B3 से स्टार्ट करें. B3 में देखिए 6 दिया हुआ है, लेकिन ये जो 6 दिया हुआ है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है ना, हो सकता है थोड़ा आपको ये ब्लर दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ. ये जो आपको 6 दिया हुआ है ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है. किस तरीके से? इस तरीके से. चलो बढ़िया, ओके. अब करिए बात इसकी. 15 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 20, ये दिया हुआ है आपको ट्रू. बहुत ही बढ़िया मैम, ओके. F है आपके लिए एम्प्टी सेल, F आपका एम्प्टी सेल है. चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है. फिर G में दिया हुआ है आपको 0 दी हुई. चलिए यहाँ पे अलग से मेंशन्ड है, भाई, अलग से मेंशन्ड है, लिखने की जरूरत नहीं है. क्या दिया हुआ है? 6 एक टेक्स्ट एंट्री है. कैसी है? टेक्स्ट एंट्री है. क्यों? क्योंकि 6 एक टेक्स्ट एंट्री है, न्यूमेरिक एंट्री नहीं है. क्यों? क्योंकि 6 को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में एम्बेड कर दिया, तो इट इज नो लॉन्गर अ न्यूमेरिक 6. ये एक न्यूमेरिक 6 नहीं रह गया, ये एक कैरेक्टर बन चुका है. चलिए भाई, फिर आएगी बात 15 की, 20 की एंड 0 की. ये हमारी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, ये हमारी लॉजिकल एंट्री है ट्रू, ये हमारा एम्प्टी सेल है और ये है हमारी डेट एंट्री. क्लियर हुआ? चलो भाई, अब मैंने लगाया यहाँ पे काउंट फंक्शन. इन B3 सेल से लेके H3 सेल तक, B3 से लेके H3 सेल तक टोटल कितने सेल्स हैं? B3, C3, D3, E3, F3, G3 एंड H3, मतलब 7 सेल्स हैं. चलिए, टोटल कितने सेल्स हैं भाई? हमारे पास कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. इस पूरी रेंज में हमारे पास कितने? 7 सेल्स हैं. चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है भाई.
ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 7 सेल्स है हमारे पास, ठीक है। अब इन 7 सेल्स में से, अब इन 7 के 7 सेल्स में से वो कौन से सेल्स हैं जो एक न्यूमेरिक डेटा कंटेन करते हैं? तो भाई ये तो चला गया, क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट एंट्री है, तो ये काउंट नहीं होगी। 15 काउंट होगा, 20 काउंट होगा। अब मुझे बताओ ट्रू काउंट होगा कि नहीं होगा? ट्रू विल बी काउंटेड एज अ काउंटेबल आर्ग्यूमेंट और नॉट। हम सब जान चुके हैं क्या क्या काउंट होता है। उन सेल्स को हम काउंट करते हैं जो रखता है अपने पास एक न्यूमेरिक एंट्री, उन सेल्स को हम काउंट करते हैं जो रखता है अपने साथ एक लॉजिकल एंट्री, दैट इज ट्रू और फॉल्स, और उन सेल्स को भी हम काउंट करते हैं जो रखता है अपने साथ डेट। डेट को भी जो अपने साथ रखता है एज द वैल्यू, उन सेल्स को भी हम काउंट करते हैं। मतलब कि उन सेल्स को भी काउंट फंक्शन कॉल काउंट करता है एज द वैलिड सेल। चलिए बढ़िया, क्या हुआ? ट्रू हमारा काउंट होगा। ट्रू को क्योंकि ये कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट द ट्रू वैल्यू टू 1, क्योंकि ट्रू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू न्यूमेरिक वैल्यू 1, इसलिए ये काउंट होगा। अब बात करेंगे किसकी? चलिए अब बात करने वाले हैं हम एम्प्टी सेल की। क्या एक एम्प्टी सेल को आप यहाँ पे काउंट करोगे? क्या आप यहाँ पे एक एम्प्टी सेल को काउंट करोगे? करोगे? चलिए ये है एक डिस्कशन का टॉपिक, ये है एक डिस्कशन का टॉपिक कि क्या हमको पता है न्यूमेरिक, लॉजिकल वैल्यू एंड डेट वैल्यू, इन तीनों टाइप की वैल्यूज को कंसिडरेशन मिलता है काउंट फंक्शन से। किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को कंसिडरेशन नहीं मिलता है काउंट फंक्शन से, ठीक? क्या एक एम्प्टी सेल को कंसिडरेशन मिलेगा? ऐसा सेल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, क्या उसको कंसिडरेशन मिलेगा एक काउंट फंक्शन से? चलिए देखते हैं क्या हुआ। एम्प्टी सेल है, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिर आएगा जी सेल। जी में क्या दिया हुआ है? 0। आप कहोगे कि मैम जी में 0 दिया हुआ है, तो 0 तो मतलब 0 होता है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्या ये काउंट होगा? क्या ये काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा भैया। क्यों? क्योंकि 0 कहलाता है एक होल नंबर। तो भाई नंबर तो है, 0 एक नंबर तो है, और भाई ऐसा नंबर है ना 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के पीछे अगर लग जाए ना तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? अगर मैंने लिखा 10 तो भैया 10 है। अगर मैंने लिख दिया 100, अगर मैंने लिख दिया, तो भाई 0 एक वैलिड नंबर है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। और क्योंकि 0 एक होल नंबर है तो कहलाता तो होल नंबर ही है ना, नंबर ही है ना, तो इट विल बी काउंटेड, ये हमारा काउंट होगा। चलो भाई, अब आई बात इसकी, ये सेल आपको रिप्रेजेंट करता है एक डेट और टाइम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है डेट भी और टाइम भी। टाइम हमको न्यूमेरिक फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है, और डेट को हम कन्वर्ट करते हैं। दिस डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। इस डेट को ना हम नंबर में पहले से ही कन्वर्ट कर देंगे। काउंट फंक्शन इस डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। चलिए, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो काउंट होंगे? देखिए भाई, 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। एम्प्टी सेल को इसने काउंट नहीं किया, एम्प्टी सेल को इसने काउंट नहीं किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितना आंसर आया? अगर मैंने ये लगाया भाई, क्या लगाया है? अगर मैंने ये लगा दिया है तो हम सब जानते हैं कि अगर मैंने B3 से लेके H3 का सेल ले लिया है, एक रेंज ले लिया है, मैंने लिखा है काउंट फंक्शन के अंदर, भैया काउंट फंक्शन के अंदर मैं केवल एक आर्ग्यूमेंट पास करा रही हूं। आई एम पासिंग ओनली अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज द रेंज ऑफ सेल्स। व्हाट इज दैट? दैट इज द रेंज ऑफ सेल्स। तो क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा भैया? ये होगा मैम, और क्या होगा? B3 से चलेंगे, H3 तक जाएंगे, और ऐसे कितने सेल्स हैं भाई? कितने सेल्स हैं ऐसे? कितने सेल्स हैं भाई? हमारे पास 5 सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? 5 सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? 5 सेल्स हैं। तो आंसर क्या होगा? आउटपुट क्या होगा इस फंक्शन का? इस फंक्शन का आउटपुट है 5। देख लो भाई, काउंट किया, अब ये दिख रहा है काउंट हमने लिखा, इक्वल्स टू लगाया, और यहां पर दिख रहा है सिलेक्टेड सेल। इस सिलेक्टेड सेल के अंदर आपने क्या किया? देख लो, इस सिलेक्टेड सेल के अंदर आपने फॉर्मूला लगाया, आपने ये फंक्शन दिया है। आपने क्या दिया है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। अगर आप कभी भी फंक्शन बोलना भूल जाएं तो उसको प्री डिफाइंड फॉर्मूला बोलते हैं, बात बराबर है। क्योंकि फंक्शन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही तो होता है। क्या होता है? और एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही है वो। तो क्या हुआ? हमने इस पर्टिकुलर सेल के अंदर लगाया ये फंक्शन, दैट इज काउंट B3:H3। रेंज आ गई भाई, आंसर क्या आया? 5।
आ गया। तो ऐसे कौन कौन से सेल्स थे इस एंटायर रेंज में जिसको काउंट किया है काउंट फंक्शन ने? तो वो कौन कौन से सेल्स थे हमारे? C3, D3, E3, G3 एंड H3। इसने क्या काउंट नहीं किया इस एंटायर थिंग में, इस एंटायर रेंज के अंदर? इस एंटायर रेंज के अंदर इसने B3 को काउंट नहीं किया है और F3 को काउंट नहीं किया है। तो एक बहुत ही मोटा मोटा समरी अगर लेके चलें, अगर बहुत ही मोटा मोटा समरी अगर हम एक लेके चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब काउंट फंक्शन, कि हमारा जो काउंट फंक्शन होता है ना भाई, जो हमारा काउंट फंक्शन होता है, हमारा जो प्यारा सा न्यारा सा काउंट फंक्शन है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है भाई। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन काउंट करता है किसको? किसको काउंट करता है? किसको काउंट करता है? और हमारा यही काउंट फंक्शन काउंट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? काउंट नहीं करता है। यही काउंट फंक्शन, भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर चीज को मैं आपको एक बहुत ही रामबाण तरीका बता रही हूं आज। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको याद रखना है लंबे समय तक कंप्यूटर साइंस के अंदर, जी हां, कोई भी आपका टॉपिक हो, कंप्यूटर साइंस या हो आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, किसी भी टॉपिक को अगर आप याद रखना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को फ्लो चार्ट्स की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से बनाना शुरू कर दो भैया, बिल्कुल शुरू कर दो। क्योंकि वो करोगे ना तो हर टॉपिक मजेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप जाएंगे काउंट फंक्शन पे, ये काउंट करता है क्या? ये काउंट करता है किसी भी नंबर को। बहुत अच्छे से समझ लो भाई, नंबर को काउंट करेगा, किसी डेट को काउंट करेगा, डेट एंड टाइम को काउंट करेगा। चलो भाई, और किसको काउंट करेगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए भाई किसको काउंट करेगा? ये काउंट करेगा आपके लॉजिकल वैल्यूज को। कौन सी वैल्यू भाई? लॉजिकल वैल्यूज। तो मैम लॉजिकल वैल्यूज तो बोल दिया, पर होती क्या है ये लॉजिकल वैल्यूज? होती क्या है? तो भाई देख लो क्या होती है लॉजिकल वैल्यूज। ट्रू कह लो जिसको ये कन्वर्ट करता है 1 में, या फिर जिसको ये कन्वर्ट करता है किस में भाई? किस में कन्वर्ट करता है? 1 में, या फिर आप कह सकते हैं क्या भाई? क्या कह सकते हो? फॉल्स। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, सब बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, होशियार हैं सब। चलो यही है। तो ये वो वैल्यूज हैं, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये वो सेल वैल्यूज हैं, ये वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जिनको एक काउंट फंक्शन काउंट करेगा। लेकिन अगर एक काउंट फंक्शन ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो काउंट नहीं करेगा? तो देख लीजिए भाई, देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू है, जल्दी बता दो। कोई भी टेक्स्ट डेटा, इसको ये काउंट नहीं करेगा। एंड कौन सा भाई? और एक और था, एक और आ गया था भाई, समझ आ गई थी वो बात? समझ आ गई थी? हाँ मैम बिल्कुल आ गई थी। कोई भी एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं करेगा। अब एक बात समझो, ये जो पूरा आपको देखने को मिल रहा है, पहली बात तो इसको इस तरीके से देख लो कि बिल्कुल जहन में उतर जाए। इस तरीके से देखना है इस बोर्ड को भाई, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये बताएं किसका है? ये कैल्क का नहीं है। अरे तेरी मैम, पूरा रामायण हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि कैल्क सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर नहीं है, कैल्क सॉफ्टवेयर के काउंट का स्ट्रक्चर नहीं है। कैसे कह रहे हो आप? कैसे कह रहे हो? तो ऐसे कह रही हूं मैं ये बात आपसे कि कैल्क फंक्शन, काउंट फंक्शन, एक तो काउंट और कैल्क एक साथ रहता है तो कंफ्यूजन होता ही होता है। काउंट फंक्शन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ, बता रही हूं, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट डेटा को ही काउंट नहीं करता है, और ऐसा टेक्स्ट डेटा जिसमें कोई भी नंबर ना दिया हुआ हो एज द कैरेक्टर, सिर्फ उसी टेक्स्ट डेटा को वो काउंट नहीं करेगा। ये दिख रहा है ना, ये जो सिनेरियो दिख रहा है ना, ये वाला सिनेरियो, ये पता किसका है? ये सिनेरियो है आपके एमएस एक्सेल का। किसका सिनेरियो है? ये सिनेरियो है आपका एमएस एक्सेल का। अरे मैम ये बात है? हाँ जी भाई, यही बात है, कह रही हूं ना, हर एक चीज को इतने अच्छे से समझना है ना, रटना तो कतई नहीं है, रटना तो भूल जाओ। रटिफिकेशन नॉट नीडेड,
रटिफिकेशन करना ही नहीं है। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये है आपके एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन अगर आप यूज करेंगे, एक्सेल भी आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही तो है। एमएस ऑफिस के अंदर जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है? वो आपके काउंट फंक्शन को यूज करेगा। एक्सेल के अंदर भी होता है काउंट फंक्शन। वो काउंट फंक्शन किसी भी टेक्सचुअल डेटा को, अगर उसमें कोई नंबर भी दिया हुआ हो तब भी उसको काउंट नहीं करेगा, एज वेल एज वो किसी भी एम्प्टी सेल को भी काउंट नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है, कैल्क सॉफ्टवेयर में जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट नहीं करता है? सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हों। और वो कैरेक्टर्स कैसे हों? वो कैरेक्टर्स हों आपके अल्फाबेट्स। अगर किसी स्ट्रिंग वैल्यू में कोई नंबर भी दिया हुआ है विद इन दी स्ट्रिंग, डबल कोटेशन, स्ट्रिंग का जो डबल कोटेशन है, अगर उसके अंदर कोई नंबर भी दिया हुआ है तो वो उन नंबर्स को काउंट करेगा। चलिए देखते हैं अब। मैम ये तो आपने बिल्कुल हिला डाला, ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? पूरी हमने डिस्कशन किया, पूरा हमने डिबेट किया, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये चीज इसका है ही नहीं। चलिए देखें कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। काउंट फंक्शन इग्नोर्ड टेक्स्ट एंट्रीज। क्या देखा अभी हमने अभी देखा कि काउंट फंक्शन ने क्या किया? काउंट फंक्शन ने भैया बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया? बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया भाई, बहुत ही बुरी तरीके से। वो कहेगा अरे यार बताओ, आप हमको इतना कस के इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है टेक्स्ट एंट्रीज को और एम्प्टी सेल्स को। किन किन को इग्नोर कर रहा है भैया? ये किन किन को इग्नोर कर रहा है? इसने टेक्स्ट एंट्रीज को और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर मारा है कस के कि हम तुमको काउंट ही नहीं करेंगे। जाओ, किया कि नहीं किया? चलिए, तो काउंट फंक्शन ने इग्नोर किया है टेक्स्ट एंट्रीज और एम्प्टी सेल्स को इन द रेंज। इट ओनली काउंटेड नंबर्स, लॉजिकल वैल्यूज एंड डेट्स। हम सब जानते हैं उसने सिर्फ और सिर्फ किन किन को काउंट किया भाई? किन को काउंट किया? उसने सिर्फ और सिर्फ किसी नंबर को, किसी लॉजिकल वैल्यू को या फिर किसी डेट को ही काउंट किया है। चलो, काउंट फंक्शन काउंट्स अ वैल्यू इन स्ट्रिंग इन कैल्क वर्कशीट। आ गई वही बात। क्या बात आई कि कैल्क सॉफ्टवेयर की जो वर्कशीट होती है ना, कैल्क वर्कशीट, जो कैल्क सॉफ्टवेयर की वर्कशीट होती है, उसमें जो कैल्क सॉफ्टवेयर की वर्कशीट होती है उसमें जो काउंट फंक्शन होता है वो काउंट करता है वैल्यू इन स्ट्रिंग। कौन सी वैल्यू इन स्ट्रिंग? इनकम्प्लीट लिखा हुआ है भाई, पूरा हम कर देते हैं। काउंट फंक्शन कैल्क वर्कशीट के अंदर, देखो ऐसे पढ़ा करो, काउंट फंक्शन कैल्क वर्कशीट के अंदर भाई, काउंट फंक्शन कैल्क वर्कशीट के अंदर भाई काउंट करता है। क्या करता है? ये काउंट करता है। क्या काउंट करता है? वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। और कौन सी वैल्यू भाई? कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू भाई। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब कि इसको अगर हम बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें ना, तो ले लेते हैं हमारे फेवरेट सेल को। कौन सा है मेरा पर्सनल फेवरेट सेल? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए, हर बार मैं कौन सा सेल लेती हूँ, जल्दी बताइए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने एंगेजिंग तरीके से आप मेरे सेशन को वॉच कर रहे हो। जल्दी बताइए, मैं कौन सा सेल हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ? जल्दी 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 से बता दो। तो कौन सा सेल लेने वाली हूँ मैं लूंगी C3 सेल। चलिए भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। यहां पे लिखा है सेम स्ट्रिंग, मैंने लिखा है मैग्नेट। मैग्नेट लिखने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया 1 2। तो जब ऐसा होगा ना, जब ऐसा होगा तो अब काउंट फंक्शन में अगर आप लगाएंगे, अब अगर काउंट फंक्शन में आप लगाएंगे, आप पास करेंगे एक आर्ग्यूमेंट। क्या पास किया आपने? आपने पास किया एक आर्ग्यूमेंट। तो जहां जो आपका आउटपुट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। इसमें हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, हम क्यों काउंट करें इस सेल को? हमें नहीं करना काउंट। लेकिन अब यही आपका जो डेटा है ना, यही आपका जो डेटा है अब 0 ना होके, यही जो आपका काउंट है वो 0 ना होके अब हो जाएगा 1। 0 था, 0 से 1 हो गया। क्या हुआ भाई? ये हो जाएगा अब आपका 1। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो काउंट फंक्शन होता है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क वर्कशीट के अंदर जो काउंट फंक्शन होता है वो उन टेक्स्ट डेटा को जरूर काउंट करता है एज द जेन्युइन न्यूमेरिक डेटा, जिन टेक्स्ट डेटा के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। हाँ, ये इग्नोर करेगा कंप्लीट टेक्स्ट डेटा वैल्यूज को। अगर सिंपल मैग्नेट ही लिखा होता तो वो उनको इग्नोर कर देता, लेकिन मैग्नेट के साथ इसमें लिखा हुआ है 1 2, तो 1 2 को ये कंसिडर करेगा। इट विल कंसिडर 1 2, इट विल कंसिडर 1 2, ये 1 2 को कंसिडर करेगा और हमें रिटर्न करेगा एज 1 कि भैया C3 वैल्यू के अंदर, C3 सेल के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी आ रही है, इसलिए ये रिटर्न कर रहा है 1। ये क्लियर हुआ?
ये चीज क्लियर हो गई भाई, ये चीज क्लियर हो गई। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि काउंट फंक्शन कितना मजेदार लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ाने में। चलिए भाई, आगे बात समझ, आ गई बात समझ। चलिए देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द सेम रेंज। अब देखिए भाई, हम सेम रेंज पे आते हैं, हम सेम रेंज पे आ गए। चलो भाई, हम सेम रेंज पे आ गए, हम सेम रेंज पे आ चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द सेम रेंज एज शोन अबव एंड एंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखो इस चीज को, अब देखो इस चीज को। आपने क्या किया, मैंने आपने यहां पे एक फॉर्मूला दिया, काउंट फंक्शन। क्या हुआ, ये काउंट फंक्शन आपने दिया, ठीक है भाई। काउंट फंक्शन के अंदर, काउंट फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया, आपने दी पहली तो रेंज। आपने यहां पे पहले रेंज दी है कि भैया ये रेंज है, और इस रेंज में, इस रेंज में आप काउंट कीजिए द नंबर ऑफ सेल्स, आप काउंट कीजिए द नंबर ऑफ सेल्स जो एक न्यूमेरिक डेटा या फिर लॉजिकल डेटा या फिर आपका डेट डेटा रखता हो, ठीक है। उसने काउंट कर लिया। कौन कौन से सेल्स थे हमारे, कौन कौन से सेल्स थे भाई, कौन कौन से सेल्स थे, देख लेते हैं कौन कौन से सेल्स थे। ये था सी, डी, ई एंड एच, था, और जी भी था कि नहीं था, तो 5 तो ऐसे ही आ गए। अब आपको ये देखने को मिल रहा है, ओके तो दिख रहा है ना आपको ये वैल्यू, क्या दिख रही है आपको, दिख रही है एक रेंज, B3 से लेके H3 तक की एक रेंज दिख गई, ठीक है। अब बीच में दिखा आपको क्या, आपको दिखा यहाँ पे सेमीकोलन सेपरेटर। कौन सा सेपरेटर है भैया, कौन सा सेपरेटर है, हमारे पास है सेमीकोलन सेपरेटर। और हम सब जानते हैं कि सेमीकोलन जो सेपरेटर होता है काउंट फंक्शन के अंदर, चाहे सम फंक्शन के अंदर, चाहे एवरेज फंक्शन के अंदर, सेमीकोलन एक सेपरेटर है, और ये सेपरेटर सेपरेट करता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को। तो भाई पहली बात तो इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स हैं, कितने आर्गुमेंट्स हैं ये देख लीजिए, ये देख लेते हैं भाई। इस फंक्शन में है आपके 3 आर्गुमेंट्स। कितने आर्गुमेंट्स हैं इस फंक्शन में, है आपके 3 आर्गुमेंट्स, और मैं आर्गुमेंट्स को यहाँ पे ARGS लिख रही हूं, ठीक है। आर्गुमेंट्स को मैं यहाँ पे शॉर्ट में ARGS लिख रही हूं। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में है आपके 3 आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट भाई, पहला आर्गुमेंट जो कि है एक रेंज, इस रेंज में कितने नंबर ऑफ ऐसे सेल्स हैं, इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि एक काउंटेबल वैल्यू को रखता है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने देख लिया कौन कौन से सेल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 5 तो यहीं आ गए, 5 यहां पे आ गए। चलिए मैम बढ़िया। अब बात करेंगे किसकी, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी रखता है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट फंक्शन उस स्ट्रिंग वैल्यू को काउंट करता है जिस स्ट्रिंग वैल्यू में एक न्यूमेरिक डेटा भी आ रहा हो, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू जो एक न्यूमेरिक डेटा की तरह भी एक्ट कर रही हो, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें एक न्यूमरल भी हो, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू को ये काउंट करेगा। लेकिन क्योंकि यहां पे ये दिया हुआ है, आप कहोगे कि मैम इसको ये काउंट करेगा, इसको ये काउंट करेगा, करना चाहिए, पर ये काउंट नहीं करेगा। ये काउंट इसको क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका अलाइनमेंट देख रहे हो आप, इसका अलाइनमेंट देखिए, इसका अलाइनमेंट क्या है, इसका अलाइनमेंट है लेफ्ट, एंड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट किसका अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट किसका अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है किसका, किसका होता है भाई, किसका होता है, जल्दी से बता दो, स्ट्रिंग का। किसका अलाइनमेंट होता है, स्ट्रिंग का। तो ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू जो लेफ्ट अलाइंड है, मतलब कि ये एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट हो रही है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट हो रही है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो 6 लिखा हुआ है, उस 6 को हमारा कैल्क का सॉफ्टवेयर का जो काउंट फंक्शन है वो काउंट नहीं कर पाएगा, तो इसको ये काउंट अभी भी नहीं करेगा। और कैल्क सॉफ्टवेयर में भी आपका जो एम्प्टी सेल होता है, आपका जो एम्प्टी सेल होता है वो भी काउंट नहीं होता है। तो मैम फर्क क्या रह गया, आपने कहा था एक्सेल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू काउंट नहीं की जाती है अगर उसमें न्यूमेरिक डेटा भी आ जाए, ठीक है। एम्प्टी सेल भी हो तो काउंट नहीं किया जाता है। एक बात और बताऊं, लेकिन आप अगर एक्सटर्नली किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास करा रहे हैं, एज द आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, और उसके अंदर अगर आपने क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है, तो इस न्यूमेरिक डेटा को अब ये फेच कर लेगा, इस न्यूमेरिक डेटा को ये क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। लेकिन एक सेल के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है और इस स्ट्रिंग वैल्यू में अगर कोई भी एक नंबर है, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट अलाइंड है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको थोड़ा काउंट करना उसके लिए डिफिकल्ट है, इस स्ट्रिंग वैल्यू को काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और एम्प्टी सेल को भी काउंट नहीं करता है। तो मोटा मोटा इतना समझो भाई, कैल्क सॉफ्टवेयर में, कैल्क के अंदर
कैल्क के अंदर जो काउंट फंक्शन है ना, कैल्क के अंदर जो काउंट फंक्शन है वो क्या नहीं काउंट करता है? इट डज नॉट काउंट, इट डज नॉट काउंट। क्या काउंट नहीं करता है भाई? ये क्या काउंट नहीं करता है? इट डज नॉट काउंट। ये क्या काउंट नहीं करता है? क्या काउंट नहीं करता है? तो देख लेते हैं भाई, ये क्या काउंट नहीं करता है? स्ट्रिंग with a string with a number, string with a number given inside cell या फिर बहुत सारे सेल्स। वो स्ट्रिंग जिसमें एक नंबर है, वो स्ट्रिंग जिसमें एक नंबर है लेकिन एक सेल का पार्ट है। कैसा पार्ट है? एक सेल का पार्ट है, एक सेल में डेटा वैल्यू की तरह स्टोर्ड है, तो उसमें वो जो नंबर है उसको काउंट नहीं करेगा। सेकंड, टेक्स्ट डेटा, कोई भी टेक्स्ट डेटा है, मतलब कोई भी एक टेक्स्ट डेटा है उसमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई भी एक टेक्स्ट डेटा है जिसमें कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, उसको ये काउंट नहीं करेगा। थर्ड, किसी भी एम्प्टी सेल को, किसी भी एम्प्टी सेल को ये काउंट नहीं करेगा। किसी भी एम्प्टी सेल को, ऐसा सेल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही नंबर, ना ही लॉजिकल, ना ही डेट एंड टाइम, ना ही टेक्स्ट भी नहीं है भैया, ऐसी सेल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है उसको काउंट नहीं करेगा। एंड फोर्थ, एक और चीज है भाई, एक और चीज है, बिल्कुल दिल थाम के बैठो भाई, ये कौन सी नई चीज निकल आई मैम? सारी चीजें तो आपने बता दी हैं। एक और चीज है, अ सेल कंटेनिंग एरर वैल्यूज, ऐसे सेल्स जो एरर वैल्यूज कंटेन करते हैं, ऐसे सेल जो एरर वैल्यूज कंटेन करते हैं, ऐसे सेल जिसमें कोई एरर वैल्यू यदि दी हुई हो उसको भी ये काउंट नहीं करता है। तो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो काउंट फंक्शन होता है ये इन चीजों को काउंट नहीं करता है। कौन कौन सी? फिर से एक बार देख लेते हैं। वो स्ट्रिंग जिसमें नंबर दिया हुआ है लेकिन वो एक सेल का पार्ट है, लेकिन वो एक सेल के अंदर स्टोर्ड है, तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। सेकेंड, कोई भी टेक्सचुअल डेटा, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग डेटा, कोई भी स्ट्रिंग डेटा, कोई भी टेक्सचुअल डेटा, एक ही बात है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हो, उनको भी काउंट नहीं करेगा। एंड एम्प्टी सेल को भी काउंट नहीं करेगा, और ऐसा सेल जिसमें कोई एक एरर वैल्यू हो उसको भी ये काउंट नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। तो भाई एक बात बताओ, अब अगर इस फंक्शन को हम देखें तो B3 से लेके H3 तक कितनी चीजें काउंट हो रही हैं? 5 ही काउंट हो रही हैं। उसके बाद सेपरेट करके हमने यहाँ पे दिया है एक न्यूमेरिक डेटा, तो 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दिया है मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू दी है? हमने दी है एक स्ट्रिंग वैल्यू। देख लीजिए, हमने क्या दिया है? एक स्ट्रिंग 6 दिया है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन क्योंकि ये एक सेल का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द डेटा विच इज स्टोर्ड इन एनी सेल। यही 6 मैंने जब B3 सेल के अंदर दिया था तो इसको काउंट नहीं किया जा रहा था। यही 6 जब मैंने B3 सेल के अंदर दे दिया था भाई, किसके अंदर दे दिया था मैंने? जब यही 6 B3 सेल के अंदर दे दिया था तो इसको काउंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगर मैंने इसको एज अ सेपरेट आर्गुमेंट पास करा दिया काउंट फंक्शन के अंदर, तो काउंट फंक्शन इसको काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद अब इसको इसमें से ये 6th वैल्यू, ये 6 जो इसमें दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करेगा। ये जो टेक्सचुअल स्ट्रिंग दिख रहा है, टेक्सचुअल 6 दिख रहा है, इसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू द न्यूमेरिक स्ट्रिंग। किस में कन्वर्ट करेगा? एक न्यूमेरिक 6 में, एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, एक न्यूमेरिक वैल्यू में, और टोटल काउंट की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो इस फंक्शन का आउटपुट कितना होगा भाई? क्या आउटपुट होगा? इस फंक्शन का आउटपुट होगा, इसमें है 5 वैल्यू, इसमें है 1 और इसमें 1 1, तो कितना हो गया? 5 + 1 + 1 दैट इज 7। तो आउटपुट क्या होगा आपका? 7। द काउंट फंक्शन विल आल्सो काउंट 2 अदर आर्गुमेंट्स, दैट मींस 5 and 6। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। डोंट बी bewildered, बिल्कुल भी क्योस में मत आओ, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन तब भी है, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए हमको। आपको पता है आपको क्या करना है कंफ्यूजन के सिनेरियो में, हर एक कंफ्यूजन यहां पे आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़े। काउंट ए क्या आता है? अब आता है आपका काउंट ए। अभी तक हमने काउंट के बारे में जाना कि काउंट क्या होता है, एक काउंट फंक्शन क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं एक अलग ही मॉडिफाइड वर्जन ऑफ काउंट फंक्शन, दैट इज काउंट ए। क्या होता है काउंट ए? चलिए देखें। इट रेफर्स टू काउंट ऑल द फंक्शन दैट सिंपली काउंट्स नंबर ऑफ एंट्रीज। क्या करता है? इट रेफर्स टू काउंट ऑल फंक्शन। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? काउंट ए क्या करता है? काउंट ए फंक्शन काउंट करता है उन सारे फंक्शंस को।
क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये काउंट करता है उन सारे फंक्शंस को जो सिंपली काउंट करते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज को। वो सारे फंक्शन जो काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, द फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू काउंट सम नंबर ऑफ सेल्स व्हिच कंटेन द न्यूमेरिक डेटा, उन सारे फंक्शंस को भी काउंट करता है एक उनका पेरेंट फंक्शन जिसका नाम है काउंट ए। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या करता है ये, कोई भी आपके पास लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हो, एक पूरे आर्गुमेंट की लिस्ट दी हुई हो, उसमें से कोई पूरे के पूरे आर्गुमेंट्स की, भाई एक पूरे के पूरे आर्गुमेंट्स की, जो पूरे आर्गुमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, जो पूरे आर्गुमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। एक पूरे आर्गुमेंट की लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ये वो काउंट करता है। चलिए देखें कैसे करता है। पहले सिंटैक्स देख लो अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई हो। कोई समस्या नहीं, क्यों घबराना है, क्यों समस्या में आना है, प्रैक्टिकल करेंगे भाई, सब समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। चलिए भाई, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है उसका सिंटैक्स सबका सेम ही होता है। काउंट की जगह आ गया है काउंट ए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है भाई, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ मेजर अपडेट नहीं है, कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। दिस इज काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए फंक्शन अपने साथ लेगा कुछ पेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या लेगा, ये लेगा अपने साथ कुछ पेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 30 तक चला गया। ठीक है भाई, किस टाइप की वैल्यू रखेगा, कोई भी टाइप की ये वैल्यू रख सकता है, क्योंकि ये एक काउंट फंक्शन है। याद रखो, काउंट फंक्शन है भाई, काउंट फंक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो किसी भी टाइप के आर्गुमेंट्स को हम यहां पास करा सकते हैं, जैसे हम अपने प्रीवियस काउंट में करा रहे थे। टेक्स्ट भी जा रहा था, नंबर भी जा रहा था, लॉजिकल वैल्यूज भी जा रही थी, डेट एंड टाइम भी जा रहा था कि नहीं जा रहा था। ऐसे ही सिमिलरली हम काउंट ए फंक्शन में भी हम एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स पास करा सकते हैं। रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा नंबर। जैसे काउंट फंक्शन एक नंबर को रिटर्न कर रहा था, 5, 6 काउंट्स, ऐसे ही सिमिलरली आपका जो काउंट ए फंक्शन है ये भी एक नंबर को ही रिटर्न करेगा। चलिए, where number 1, number 2 are 1 to 30 numbers or ranges representing the values to be counted। ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिनको हम पास करा रहे हैं आर्गुमेंट, और इन्हीं नंबर्स में से अब काउंट ए काउंट करेगा। क्या करेगा, काउंट ए काउंट करेगा। तो देखते हैं कैसे काउंट ए फंक्शन काम करता है। जल्दी से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अब इस पूरे काउंट ए फंक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। चलिए भाई, ओके, तो काउंट ए फंक्शन हम देख रहे हैं। काउंट ए फंक्शन क्या होता है, काउंट ए फंक्शन कैसे काउंट फंक्शन से अलग होता है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विथ काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट एंट्रीज आर ऑल्सो काउंटेड। क्या काउंट होती है, काउंट ए फंक्शन उन टेक्स्ट एंट्रीज को भी काउंट करता है जिनको अभी तक काउंट फंक्शन काउंट नहीं कर रहा था। काउंट ए फंक्शन एंट्रीज क्या करता है, वो उन सारी टेक्स्ट एंट्रीज को भी काउंट करता है जिसको अभी तक एक नॉर्मल काउंट फंक्शन काउंट नहीं कर रहा था। द काउंट ए फंक्शन काउंट्स द टेक्स्ट एंट्रीज even when they contain an empty string of length 0, that is empty string। मतलब कि काउंट ए फंक्शन, कुछ समझ आ रहा है इससे, काउंट ए फंक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, काउंट ए फंक्शन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है चाहे काउंट ए कह लीजिए या कह लीजिए काउंट ऑल का शॉर्ट फॉर्म है काउंट ए फंक्शन। काउंट ऑल डजंट मैटर, किसी भी टाइप का सेल हो, एक सेल के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू रहती हो, उन सारी वैल्यूज को काउंट करेगा आपका काउंट ए फंक्शन। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल्स की वैल्यूज को या उन्हीं सेल्स को काउंट कर रहा था जो एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक लॉजिकल वैल्यू या फिर एक डेट एंड टाइम वैल्यू कंटेन करते थे, या फिर कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक नंबर दिया हुआ हो लेकिन वो स्ट्रिंग किसी सेल का पार्ट नहीं हो, उसको काउंट करता था। एम्प्टी स्ट्रिंग को वो काउंट नहीं करता था किसी सेल के अंदर, या एम्प्टी सेल को वो काउंट नहीं करता था। किसी सेल के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है वो काउंट नहीं करता था। किसी सेल के अंदर अगर वो स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें कोई नंबर भी दिया हुआ हो उसको भी काउंट नहीं करता था, और किसी भी एरर वैल्यू को भी ये काउंट नहीं करता था, एक नॉर्मल काउंट फंक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काउंट ए फंक्शन की, जो कि शॉर्ट फॉर्म है काउंट ऑल का। काउंट ऑल मतलब डजंट मैटर कि कोई भी सेल हो, कोई भी वैल्यू हो, चाहे नंबर हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे आपका डेट एंड टाइम हो, चाहे आपकी कोई स्ट्रिंग हो, उस स्ट्रिंग में चाहे कैरेक्टर्स हो या फिर कैरेक्टर्स के साथ साथ नंबर्स भी हो,
कोई भी वैल्यू हो भाई, हर एक को ये काउंट करने वाला है, चाहे एम्प्टी सेल हो चाहे आपका टेक्स्ट डेटा का सेल हो, उन दोनों को भी ये काउंट करेगा। कौन सा फंक्शन हमारा, कौन सा फंक्शन भाई, हमारा काउंट ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन, काउंट ए फंक्शन। द काउंट ए फंक्शन, द टेक्स्ट एंट्रीज आर आल्सो काउंटेड इवन व्हेन दे कंटेन एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर किसी भी स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग हो, मतलब कि कोई भी सेल जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, अ सेल विच कंटेन्स नो वैल्यू, अ सेल दैट कंटेन्स जीरो एज वेल एज द नो वैल्यू, जिसकी लेंथ जीरो हो, जिसका कोई भी वैल्यू ना दिया हुआ हो, या फिर वो एक एम्प्टी सेल हो जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो, जिसकी लेंथ ही जीरो हो, उसको भी वो काउंट करेगा। चलिए, एम्प्टी सेल्स आर इग्नोर्ड, क्या कंटेन करता है भाई, क्या कंटेन करता है, एम्प्टी सेल्स इग्नोर होते हैं। यहां पे मैंने बात की है एम्प्टी स्ट्रिंग की, किसकी बात की है, एम्प्टी स्ट्रिंग की। यहां पे एम्प्टी सेल की बात नहीं हो रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग की बात हो रही है। मतलब कि एक सेल के अंदर, फिर से आ गया हमारा C3 सेल, इस C3 सेल के अंदर अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो भी ये काउंट होगा। लेकिन अगर इस C3 सेल के अंदर कुछ ही नहीं दिया है भैया, कुछ ही नहीं दिया है, तो ये काउंट नहीं होगा। मतलब काउंट ऑल फंक्शन भी एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है, एम्प्टी सेल को वो काउंट नहीं करता है। चलिए बढ़िया, इन एरे और रेफरेंस एम्प्टी सेल्स विद इन द एरे और रेफरेंस आर इग्नोर्ड। किसी भी एरे में, किसी भी रेफरेंस में या किसी भी रेंज में, यहां पे जो आपको एरे दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे बस एक ही बात समझो। क्या समझो, जहां पर भी आपको एरे या फिर रेफरेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर भी आपको एरे या फिर रेफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर सिर्फ एक ही बात समझना भाई लोग, एक ही बात समझना, और वो बात है क्या, वो बात है एक रेंज की। जहां पर भी एक रेंज दिया होता है, जहां पर भी एक रेंज ऑफ सेल्स दिया होता है, उस रेंज के अंदर अगर कोई भी, किसी भी एक रेंज के अंदर अगर कोई भी एम्प्टी सेल आता है, तो काउंट ए फंक्शन भी उस एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है, उसको काउंट नहीं करता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी रेंज में एम्प्टी सेल्स भी अगर आ गए हैं तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सॉरी, क्या नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल देख लें इसका। मैंने यहां पे लिखा है क्या, मैंने यहां पे एक टेबल बनाई है। चलिए भाई, बना ले एक टेबल, बना लेते हैं एक टेबल। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है, मैम बना लो टेबल, क्या समस्या है, बन गई भैया टेबल। ये हमने टेबल बनाई, ये हमारी पूरी एक टेबल है, चलिए मैम, अच्छी बात है। B 4 and 5, A B C D या फिर E। कितने दिए हुए हैं, कितने कॉलम्स दिए हुए हैं, 5 कॉलम्स दिए हुए हैं और 2 रोज दी हुई है। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो मुझे ये कौन कौन बताएगा कि कितने बाय कितने की टेबल है भैया, कितने बाय कितने की टेबल है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई, कितने बाय कितने की टेबल है। हम सब जानते हैं कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, टू टेल व्हाट बाय व्हाट नंबर ऑफ रोज एंड व्हाट नंबर ऑफ कॉलम्स दिस टेबल कंटेन्स। क्या लिखते हैं भाई, रो इनटू कॉलम। ये कितने बाय कितने की टेबल है भाई, ये है आपकी 2 into 5 टेबल। कितने, 2 into 5 सेल्स की ये टेबल है भैया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब बात करेंगे इस टेबल की। इस टेबल में अगर मैंने यहां पे लिखा है 53, यहां पे लिखा है A, यहां पे मैंने लिखा है कुछ नहीं, यहां पे मैंने लिख दिया है 2605 या फिर ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है मैंने, 53A 1992-02-15 ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस चलाए हैं। पहला फंक्शन काउंट फंक्शन, हमने पहले चलाया है एक काउंट फंक्शन की हमने बात की। काउंट फंक्शन में यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे मेंशन किया B5 से लेकर E5 तक। फिर हमने क्या दिया है, फिर हमने दिया है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या दिया है, फिर हमने दिया है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे दिया है, और हमने यहाँ पे क्या दिया है,
और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, और हमने यहाँ पे दे दिया है 6। चलो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा काउंट ए। क्या है भाई, काउंट ए। चलिए भाई काउंट ए है, काउंट ए में हमने क्या दे दिया है, हमने दिया है B5 से लेके E5 तक, और हमने दे दिया है मैग्नेट, ठीक, और हमने दे दिया है, और हमने दिया है 43। चलो भाई, चलो भाई, ये दे दिया है। अब बताओ क्या रिजल्ट होगा, इन दोनों का आउटपुट क्या होगा। पहले हम बात करेंगे काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन है कहां से कहां तक, कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ, कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, इस काउंट फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेपरेटर्स देख लो भैया, 2 सेपरेटर यूज हुए हैं, क्या, सेमीकोलन, तो कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, 3 आर्गुमेंट्स। पहला है आपका क्या, पहला है आपका एक रेंज, ये रेंज दिख रही है, ये है आपका पहला आर्गुमेंट। फिर है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ये है आपका सेकंड आर्गुमेंट, और फिर है आपका एक नंबर। तो बताओ भाई एक रेंज में कितने काउंट्स हैं, B5 से लेके E5 तक, B5 से लेके E5 तक क्या चल रहा है भाई, देख लो। B5 से शुरू हुआ 53 काउंट होगा। चलिए भाई ए काउंट होगा क्या ए काउंट होगा, जल्दी बता दो, क्या ए काउंट होगा, जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, क्या ये जो ए दिया हुआ है ये काउंट होगा, क्या ये काउंट होगा। बिल्कुल नहीं काउंट होगा, ये बिल्कुल काउंट नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये एक एम्प्टी सेल है, ये भी काउंट नहीं होगा। और ये काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि काउंट फंक्शन की बात हो रही है, वो किसी भी सेल के अंदर स्टोर्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग को, जिसमें कोई भी नंबर भी नहीं दिया हुआ हो, चाहे नंबर भी दिया होता तब भी इसको काउंट नहीं करता। तो ये इन दोनों को काउंट नहीं करेगा और काउंट करेगा सिर्फ 2। ठीक, कोई बात नहीं, 2 हो गए काउंट, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो 2 आया प्लस। अब यहां पे दी हुई है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या दी हुई है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ना ही कोई कैरेक्टर है ना ही कोई नंबर है। अगर यहां पे नंबर होता, अगर यहां पे ये नंबर होता 4 होता, तो ये एक स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर एक नंबर है, तो काउंट फंक्शन इस नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेता, ट्रांसलेट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ नंबर, इस 4 कैरेक्टर को कन्वर्ट करता हुआ एक नंबर में, और यहां पे हो जाता +1। लेकिन यहां पे तो एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, यहां पे दी हुई है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, यहां पे दी हुई है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो ठीक है, तो क्या ऐसे काउंट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये एक काउंट फंक्शन है, काउंट ए फंक्शन नहीं है। चलिए अब आएगी बात किसकी, 6 की, इसको ये काउंट करेगा +1। तो क्या होगा आंसर भैया, क्या होगा एक आंसर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 3। चलिए हो गया, क्लियर है मैम। चलिए अब फिर से आ जाओ, B5 से लेके E5 तक आइए। चलिए भैया आ गए, ये तो काउंट होना ही होना है क्योंकि ये एक नंबर है। अब काउंट ए है, काउंट ऑल है, और काउंट ऑल सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी सेल, स्ट्रिंग की बात नहीं की, एम्प्टी सेल को ही काउंट नहीं करता है, बाकी सबको वो काउंट करता है, ये बात याद रखना। चलिए इसको काउंट करेगा तो क्या इसको काउंट करेगा, क्या इसको काउंट करेगा, हाँ जी बिल्कुल काउंट करने वाला है ये, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और काउंट ए फंक्शन किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी काउंट करता है। तो क्या होगा, ये भी काउंट होगा, ये काउंट होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ये काउंट कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेल है और ये एक डेट है, ये काउंट होगा। तो कितनी चीजें काउंट हो रही हैं, 1 2 एंड 3। चलिए भाई 3 आ गया, क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 3 प्लस। अब आइए यहां पे, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट एंट्री है, ये एक टेक्स्ट एंट्री है, बिल्कुल है, मैग्नेट है। क्या आपको इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है जिसको ये कन्वर्ट कर सके, नहीं दिख रही है, सिंपल टेक्स्ट एंट्री है। पर याद रखो ये काउंट ए है, काउंट नहीं है। काउंट ए किसी भी टेक्स्ट एंट्री को काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट एंट्री आपने किसी सेल के अंदर दी हो, या फिर डायरेक्टली इसमें एज अ पैरामीटर, या फिर डायरेक्टली इसमें एज अ आर्गुमेंट पास कराई हो, काउंट करेगा भाई, काउंट करने वाला है, ये काउंट करेगा। और 43 तो नंबर है ही है, काउंट करेगा +1। कितना हुआ भाई, कितना हुआ, कितना हो गया भैया, कितना हो गया भाई, जल्दी 5। तो देखा क्या डिफरेंस है काउंट और काउंट ए में, है इंटरेस्टिंग कि नहीं है, जल्दी बता दो, है इंटरेस्टिंग, हाँ जी मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने डिस्कस किया है काउंट एंड काउंट ए फंक्शन। ऐसे ही हम बहुत सारे एक्साइटिंग फंक्शंस अब डिस्कस करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं सम फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन।
आज के इस सेशन में हमने काउंट फंक्शन एंड काउंट ए फंक्शन डिस्कस किया। आगे आने वाले सेशन में हम मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट हम सबके साथ बनाए रखिए। और जाते जाते mangetbrains.com के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जाइए अपने ब्राउजर्स पे और डालिए mangetbrains.com या फिर www.mangetbrains.com और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं भाई? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भैया, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है। क्या चाहिए और? कौन पढ़ाता है हिंदी मीडियम? हम पढ़ाते हैं। चलिए, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, रुक जाओ, सब्र करो, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स भी। हर सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं ई बुक्स, चाहे आप केजी में हो या आप क्लास 12 तक हो, पूरा स्कूल यही मिलेगा आपको। आपको अपना स्कूल ऑनलाइन मिल गया है मैंगेट ब्रेन्स के रूप में। जी हाँ, केजी से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट की हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक भी, और हर बुक के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के मिलते हैं आपको ई नोट्स भी। तो आप जाइए जल्दी से, सोच क्या रहे हो, जाइए जल्दी से www.mangetbrains.com पे और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे कोर्सेज को। चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू और एक्सप्लोर कीजिए ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिनको आप आराम से जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं द राइट ई बुक एंड राइट ई नोट फॉर यू। अगर जल्दी जाना है, ब्राउजर खोलने की तकलीफ नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको लिंक्स, जिन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हमारे www.mangetbrains.com के उस वेब पेज पर, जहां पे आपको मिलेंगे ये सारे के सारे ई बुक्स एंड ई नोट्स। तो सोच क्या रहे हैं? अभी भी सोच रहे हैं क्या? जाइए और देखिए। चलिए, लेकिन इससे पहले रुक जाओ, इससे पहले कि आप जाएं, मैं शुभा कौशिक लेती हूं आप सबसे अलविदा। बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि इस पूरे एंटायर सेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपकी हर एक डाउट, आपका हर एक क्वेरी हमारी प्रायोरिटी है। और एक चीज और, मैं हर एक क्वेरी को, हर एक डाउट को खुद पर्सनली देखती हूं, और जो भी डाउट मुझे लगता है कि ये डाउट बच्चे का जेन्युइन है, ये डाउट स्टूडेंट का जेन्युइन है, मैं उसको रिप्लाई भी करती हूं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अपना डाउट या कमेंट डालूंगा या डाउट या क्वेरी डालूंगा तो मुझे उसका आंसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। मैं आपके डाउट को आंसर करूंगी, एज वेल एज मैंगेट ब्रेन्स भी आपको आंसर करता ही करता है, वो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए ये टॉपिक आपके लिए कितना हेल्पफुल था। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाइए एंड फील फ्री टू कमेंट। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके एंड सब्सक्राइब कर दो भैया सबसे पहले मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि वो करना तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को और बन जाइए हमारे सबसे प्यारे सब्सक्राइबर, मैंगेट ब्रेन्स की इतनी अच्छी फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।